बढ़िया रहा है। तो देखो शुरू करते हैं भैया। हम लोग बहुत दिन बाद क्लास ले रहे हैं, क्या है कि बीच में गड़बड़ा गया था तबीयत, हालांकि ठीक हुई भी नहीं है। चलो अच्छा ठीक। अब बताओ कि लाइट क्या होता है, क्या समझते हो लाइट से? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, कैसी एनर्जी, क्या करती है? इट ट्रेवल्स, मतलब जैसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमें कोई वो मीडियम चाहिए होता है, तो लाइट ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। ये तो लाइट का गुण हो गया। लाइट क्या है ये थोड़ी हो गया। ये तो गुण अवगुण की बात हो गई। देखो पहली बात तो जिस भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी होगा, ध्यान से सुनना, अरे ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, किसी भी मैटर में अगर एनर्जी होता है, नेचर में जितने भी मैटर हैं अगर उनमें एनर्जी होगा तो वह कोई ना कोई वर्क जरूर करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर नेचर में, यूनिवर्स में कोई मैटर है जिसके पास एनर्जी है, मैटर है तो एनर्जी होगा, ये भी है। तो जिसके पास भी एनर्जी होगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कोई ना कोई वर्क ना करे, उसके द्वारा वर्क होगा ही होगा। क्लियर हुआ ये चीज़? तो लाइट, प्रकाश, लाइट भी एक तरह की एनर्जी है। लाइट भी क्या है? एक तरह की एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सवाल ये उठता है अभी कि सर अभी आपने बोला कि जिसमें एनर्जी होगी वो काम ज़रूर करेगा। अब हमको पता तो चल गया कि लाइट में एनर्जी है, अगला ही सवाल ये उठता है कि ये कैसा काम करता है। अगर लाइट एक तरह की एनर्जी है तो ज़रूर कोई ना कोई काम करता होगा, या इसके द्वारा कोई ना कोई काम होता होगा ना। तो ये कैसा काम करता है? ये देखने का काम करता है, देखने में मदद करता है। एक्चुअली लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो कौन सा काम करती है? देखने में मदद करने का काम करती है। यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। लाइट एक इस तरह की एनर्जी है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। देखो एनर्जी का नाम लेते तुमको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा काम कर रहा है। एनर्जी का नाम लेते ही बताना पड़ेगा कि वह कौन सा काम कर रहा है, नहीं पता नहीं चलेगा कौन सी एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है तो दिमाग में आता है ना करंट मारने का कुछ काम कर रहा होगा, है ना। विंड एनर्जी जब बोलते हो तो तुरंत दिमाग में आता है ना कि कुछ हवा बह रहा होगा, ढकेल रहा होगा, पेड़ कबार रहा होगा, आता है ये चीज़ ना। तो अगर लाइट भी एनर्जी बोल दिए तो क्या करता है भाई, ये तो बताना ही पड़ेगा ना। तो लाइट क्या करता है? लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो चीज़ों को देखने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पे हमारे पास जैसे आँख है, अगर आँख है तो आँख सबके पास रहती है, अंधेरे में भी रहती है, उजाले में भी रहती है। अगर अंधेरे में तुमको छोड़ दिया जाए, घनघोर अंधेरे में, ठीक है, उस समय तुम्हारी आंख एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो लाइट एक्चुअली क्या करता है? देखने में मदद करता है, ठीक है। यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। तो सवाल ये उठता है, ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये हो गया कि लाइट एक तरह की एनर्जी है जो चीज़ों को देखने में मदद करती है। तो अगला ही सवाल उठ गया, कैसे चीज़ों को देखने में मदद करती है? क्योंकि कई चीज़ ऐसे होते हैं जो हमको नहीं दिखते हैं, जो हमें पता है कि है लेकिन नहीं दिखते हैं। उदाहरण के तौर पे कभी कभी देखो कि जब एकदम पतला कोई एकदम ग्लास साफ कर दे, एकदम पतला कोई ग्लास हो और उसको एकदम कोई साफ कर दे, तो लगा रहता है ग्लास, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता है कि ग्लास है कि नहीं, टकरा जाता है आदमी। ऐसा कई बार हुआ है। कई बार जब नया नया ट्रक आए, उसका शीशा साफ कर दे तो लगता ही नहीं कि ट्रक का ड्राइवर जो बैठा है शीशा है भी कि नहीं है। तो यानी कुछ चीज़ें मौजूद होने के बावजूद नहीं दिखती। तो ये समझना होगा कि लाइट चीज़ों को देखने में मदद कैसे करती हैं। लाइट की वजह से ही सिर्फ नहीं देखते हैं, ये बात ध्यान रखना। लाइट की ही वजह से सिर्फ हम चीज़ों को नहीं देखते, चीज़ों को देखने में बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है। उदाहरण के तौर पे अंधे के पास खूब लाइट है लेकिन नहीं दिखेगी उसको कुछ, क्योंकि रेटिना नहीं है उसके पास।
इसीलिए बोला गया है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट, जो चीज़ों को देखने में मदद करती है। बात समझ में आ रही है? तो अगला सवाल ये उठता है कि सर कैसे मदद करती है, लाइट की मदद से हम कैसे चीज़ों को देख पाते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग बात करेंगे 3 ऑब्जेक्ट की, कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ, हाँ 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन दोनों को बनाने में किसका इस्तेमाल हुआ? 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं जिन पे लाइट का प्रभाव होता है और तब हम उसको देख सकते हैं। पहला ट्रांसपेरेंट, क्या? दूसरा ट्रांसलूसेंट, और तीसरा ओपेक। तो तीसरा ओपेक। पहला ट्रांसपेरेंट, ध्यान से समझना। जैसे कोई भी मकान अगर बनता है तो वो एक ईंट से बन मिला के होता है, ठीक है ना। हम लोग कह सकते हैं कि अगर ईंट ना होता तो मकान न बनता होगा, ठीक है ना। ठीक, तो हम लोग क्या समझेंगे कि जो भी कोई मकान, ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होता है जिससे पूरी की पूरी लाइट पास हो जाती है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होता है जिससे पूरी की पूरी लाइट पास हो जाती है। जैसे वही शीशा वाला जो एग्जांपल दिया, उससे पूरी की पूरी लाइट पास हो जाती है, इसलिए वो दिखता। किसी भी ऑब्जेक्ट से जब पूरी की पूरी लाइट पास हो जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट, तुम अभी खड़े हो, तुम्हारे में से पूरी पूरी लाइट अगर पास हो जाए तो नीतीश को तुम नहीं दिखोगे। बात समझ आ रही है? इसका मतलब कोई गारंटी नहीं है कि हम तुम बैठे हैं बीच में कोई नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिससे पूरी की पूरी लाइट पास हो जा रही हो। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट हो गया ट्रांसपेरेंट, जिससे पूरी की पूरी लाइट पास हो जाए, ठीक है, वो ठीक से नहीं दिखेगा। दूसरा ट्रांसलूसेंट, पार्शियली, थ्रू विच लाइट पासेस पार्शियली, थ्रू विच लाइट पासेस पार्शियली। कुछ पास हो जाती है, कुछ नहीं पास होती है। जैसे पेपर को ले लो, उसमें 2-3 ड्रॉप तेल चुआ दो, पेपर में तेल चुआ दो, पेपर हल्का हो जाता है, उससे थोड़ा थोड़ा दिखता है, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखता है। कुछ ऐसे ग्लास भी होते हैं, शीशे वैसे जो घर में लगे होते हैं, उससे देखोगे बाहर तो एकदम साफ नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं दिखेगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, जिससे पार्शियली थोड़ी बहुत लाइट पास हो। और तीसरा है ओपेक, लाइट डज नॉट पासेस, जिससे लाइट पास ही नहीं होती है, जिसको हम लोग एकदम साफ साफ देख पाते हैं। हम, तुम, टेबल, चेयर, मोबाइल, ट्राइपॉड, बोर्ड, ये सब ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिससे टोटली की टोटली लाइट जो है वो टकरा के वापस चली जाती है हमारी आँखों पे। हमारी आँखों पे हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं उसको समझेंगे। पहले ये है ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया और ओपेक हो गया। ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट टोटली पास हो जाती है, ट्रांसलूसेंट वो जिससे लाइट पास तो होती है लेकिन टोटल नहीं, कुछ पास होती है, कुछ रह जाती है, और ओपेक जिससे बिल्कुल लाइट पास नहीं होती है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम इसको कायदे से समझेंगे कि क्या हो रहा है लाइट के सिस्टम में, क्या हो रहा है, कैसे हम लोग चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और तुमको अच्छे से रिफ्लेक्शन बताता हूँ कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक तरह की एनर्जी है जो चीज़ों को देखने में मदद करती है। और सवाल ये उठता है कि कैसे, तो द प्रोसेस बाय विच, ध्यान से समझना, बाय विच लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट इज, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन। दो प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनकी मदद से हम लाइट, दो प्रोसेस होते हैं लाइट के जिनकी मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं, देखते हैं। तो ध्यान से सुनना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक तरह की ऊर्जा है जो हमको चीज़ों को देखने में मदद करती है। तो सवाल उठता है सर कैसे चीज़ों को देखने में मदद करती है? तो दो प्रोसेस के द्वारा मदद करती है चीज़ों को देखने में। पहला प्रोसेस इसका कहलाता है रिफ्लेक्शन और दूसरा प्रोसेस कहलाता है रिफ्रैक्शन। पहला प्रोसेस रिफ्लेक्शन, दूसरा प्रोसेस रिफ्लेक्शन।
रिफ्रैक्शन। तो पहला प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे पहले रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? ध्यान से समझना बात को, ध्यान से एकदम समझना। पहली बात तो रिफ्लेक्शन के लिए ओपेक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। किस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है? ओपेक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। क्योंकि रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट सरफेस से टकराएगा, किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो वापस आ जाएगा। बहुत गहरे तरीके से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना कि रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, बहुत ध्यान से समझना कि रिफ्लेक्शन क्या है। ये है हमारा कोई, मान लेता हूँ मैं, ये है मेरा कोई प्लेन मिरर। कैसा है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की खास बात जानते हो क्या होती है? प्लेन मिरर का बैक जो होता है वो पॉलिश्ड होता है। क्या होता है? ये ऐसा होता है, ये पॉलिश्ड होता है। पॉलिश्ड होने का क्या फ़ायदा है? क्यों हम लोग पॉलिश्ड करते हैं? ओपेक बनाने के लिए। क्यों पॉलिश्ड करते हैं? ओपेक बनाने के लिए। जब ये पॉलिश हो जाएगा, शीशा जब पॉलिश हो जाएगा तो लाइट जो टकराएगी तो वो पार नहीं हो पाएगी। ये पॉलिशिंग जो है, ये पेंट जो है वो उसको रोक देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। क्लियर हुआ ये चीज़? तो रिफ्लेक्ट का क्या मतलब हुआ कि लाइट आ रही है, ध्यान से देखना, ये है लाइट, ये लाइट आ रही है और ये सरफेस पे ऐसे टकराई, ये सरफेस पे, और तुरंत वापस हो गई। क्लियर हुआ? लाइट, कोई एक रे ऑफ लाइट ले लो, कोई भी एक रे ऑफ लाइट ले लो, हजारों लाइट टकराएंगे, उसमें से कोई एक ले लो। कोई एक रे ऑफ लाइट ले लिए, वो सरफेस से टकराई और टकराते ही तुरंत रिबाउंड हो गई। क्या बोलते हैं इसको? रिबाउंड हो गई, वापस हो गई। तो इस प्रोसेस को कहेंगे रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को कहेंगे। अगर ये पीछे पॉलिश्ड नहीं हुआ, अगर ये पीछे पॉलिश्ड, तो लाइट पास हो जाएगी, तब रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ ये चीज़? इसीलिए रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट ओपेक हो। ऑब्जेक्ट क्या हो? ओपेक हो, कंप्लीट रिफ्लेक्शन के लिए। अब ध्यान से सुनना, जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट, ध्यान से सुनना, पहली बात तो इसको समझ लो कि इसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। इसको हम लोग बोलेंगे, जो लाइट आ रही है इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जो भी इनिशियल लाइट होती है, टकराने से पहले वाला, टकराने से पहले जो इनिशियल लाइट होती है, जो इनिशियल लाइट आ रही होती है सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जो लाइट, हाँ बस नाम बदल जाता है, यही टकराने से पहले इंसिडेंट और टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे। टकराने से पहले इंसिडेंट और टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड। शाबाश। अब जिस पॉइंट पे, बहुत कई तरीके से इस बात को समझना कि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराएगा, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराएगा मिरर से, उसी पॉइंट से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? नॉर्मल। ये देखो, ये है नॉर्मल। क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल हमेशा एक तरीके से परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस के। किसके परपेंडिकुलर रहेगा? इसको हमेशा याद रखना कि ये परपेंडिकुलर किसके रहेगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस, क्योंकि ये भूल जाओगे तो आगे कॉन्सेप्ट कंफ्यूज करेगा। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराया सरफेस से, उसी पॉइंट से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। ये भी क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझ लो, समझना कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना, उसको बोलेंगे आई। उसको क्या बोलेंगे? और नाम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा आर, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ ये चीज़ क्लियर हो गया? ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले क्या क्या समझ में आया कि टोटल रिफ्लेक्शन होने के लिए ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ओपेक होना चाहिए और वेल पॉलिश्ड होना चाहिए। अगर मिरर हुआ तो वेल पॉलिश्ड होना चाहिए। स्मूथ और प्लेन सरफेस होना चाहिए। ठीक है? इर्रेगुलर सरफेस होगा तो उसमें रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन हम लोग एप्लीकेशन उसका ठीक से नहीं देख पाएंगे। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, यानी कुछ इस तरीके से। ऐसा अगर सरफेस रहा तो कोई लाइट टकरा के ऐसे जा रही है,
तो कोई ऐसे चली जा रही है उसी में, बात समझ आ रही हो, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इर्रेगुलर सरफेस रहेगा या रफ सरफेस रहेगा तो रिफ्लेक्शन भी इर्रेगुलर ही होगा। तो प्लेन सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेन सरफेस हो, ओपेक हो, या प्लेन मिरर ले लो तो उसको पॉलिश कर दो, पॉलिश हो गया। जिस साइड पॉलिश है उसके अपोजिट साइड रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे एक आ रही होती है, टकराएगी और वो रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, रिबाउंड हो जाएगी। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे, अरे सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आर। ये चीज़ क्लियर हो गई रिफ्लेक्शन के लिए इतना। अब रिफ्लेक्शन के दो रूल हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिनको हम कहते हैं। रिफ्लेक्शन के कितने रूल हैं, दो रूल हैं जिनको हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से समझना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एकदम ध्यान से समझना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कौन सा एंगल, आई, विल ऑलवेज बी इक्वल टू, हाँ, विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा याद रखना इस चीज़ को कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, यानी कि इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमेशा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी ये हमेशा इसके बराबर होगा। ठीक है, पहला लॉ। और दूसरा लॉ क्या है कि हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, हाँ ये तीनों किस पे लाई करेंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। क्लियर हुआ ये चीज़ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या है, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर हुआ ये चीज़, ध्यान से देखो। यानी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। और हम लोग रिफ्लेक्शन में देखे क्या कि द रीबाउंडिंग, डिफिनेशन क्या लिखोगे, द रीबाउंडिंग ऑफ एन इंसिडेंट लाइट on striking the surface, on striking the surface is known as हाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जब भी कोई इंसिडेंट लाइट किसी सरफेस पे पड़ता है, स्ट्राइक करता है और वो तुरंत रिबाउंड हो जाए, स्ट्राइक करने के बाद वो क्या हो जाए, रिबाउंड हो जाए, यानी वापस हो जाए, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। और देखें रिफ्लेक्शन का पूरा कहानी देखे ही, तो हम लोग रिफ्लेक्शन की कहानी देखे जरूर, लेकिन किस पे देखे, प्लेन मिरर पे, प्लेन सरफेस पे देखे। हम लोग रिफ्लेक्शन की जो कहानी अभी देखे हैं वो किस पे देखे हैं, प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस पे। तो सवाल उठता है कि क्या सिर्फ प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस से ही रिफ्लेक्शन होगा, नहीं, स्फेरिकल मिरर से भी होगा, यानी स्फेरिकल सरफेस से भी हो सकता है। या तो प्लेन सरफेस होगा या तो स्फेरिकल सरफेस होगा, दो ही सरफेस नेचर में मिलेंगे। या तो प्लेन मिलेगा, इस तरह का मिलेगा, या तो टेढ़ा मेढ़ा, इस तरह गोला टेढ़ा मिलेगा। तो इस तरीके का तो सिंपल था, अभी हम लोग देख लिए। अब कर्व्ड का देखेंगे, ठीक है, कर्व्ड सरफेसेस का या स्फेरिकल सरफेसेस का। किसका, स्फेरिकल सरफेसेस का। तो स्फेरिकल सरफेसेस, अब स्फीयर क्या होता है, स्फीयर फुटबॉल जैसा होगा, स्फीयर में नाम ले लिया तो फुटबॉल जैसा होगा ना। अब बहुत कड़े तरीके से इस बात को समझना कि स्फेरिकल सरफेसेस में चाहे तुम जैसे भी बनाओ, तुमको दो ही सरफेस मिलेंगे। कितने सरफेस मिलेंगे, कैसे, ध्यान से देखना। ये हो गया स्फीयर, ये हो गया स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर हो गया, स्फीयर हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, अगर इसको तुम परपेंडिकुलरली काटते हो, परपेंडिकुलरली काटते हो, तो एक देखो
अंदर की तरफ झुका हुआ है और दूसरा बाहर की तरफ झुका हुआ है। यही दो सरफेस मिल रहा है ना। अगर तुम इसको परपेंडिकुलरली काट देते हो तो एक अंदर की तरफ झुका हुआ मिल रहा है और एक, अगर तुम इसको हॉरिजॉन्टली काटते हो तब भी एक अंदर की तरफ झुका हुआ मिल रहा है और एक, यानी कैसे भी स्फेरिकल सरफेस बनाओ, स्फेरिकल सरफेस से जो दो सरफेस हमको मिलेंगे उसमें से हमेशा एक अंदर की तरफ झुका होगा और एक बाहर की तरफ। ये चीज़ क्लियर हुआ। यानी दो तरीके के कर्व सरफेस हमको मिलेंगे। कितने तरीके के कर्व सरफेस मिलेंगे? दो तरीके के। ध्यान से समझना कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल सरफेस। क्या लिखोगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल सरफेस। कितने सरफेस होंगे? दो टाइप्स। कौन कौन से? पहला कर्व्ड इनवर्ड, एक जो होगा वो कर्व्ड इनवर्ड होगा। पहला सरफेस कैसा होगा? कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड। और दूसरा सरफेस कैसा होगा? कर्व्ड आउटवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड। तो कर्व्ड इनवर्ड वाले को बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। कैसे याद रखोगे? केव मतलब होता है गुफा। केव मतलब होता है, सब जानते हैं केव मतलब क्या होता है। अब जब तुम किसी गुफा में घुसोगे तो तुम खुद ही सोचो कि गुफा ऐसा रहेगा इसमें अंदर आओगे या ऐसा रहेगा तब अंदर जाओगे। ऐसा रहेगा तब, ऐसा रहेगा तभी ना। इसे तो पहले ही बाहर निकल जाओगे दीवार से टकरा करके। यानी गुफा ऐसा रहेगा तब ना। तो कॉनकेव मिरर क्या होगा? कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड ये होगा। अभी मैं अलग से भी बना दूंगा, सी की तरह हो जाएगा। क्लियर हुआ? और कर्व्ड आउटवर्ड को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। ये कैसा होगा? उसका जस्ट अपोजिट, कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? एकदम पहले नाम बताऊं फिर डेफिनेशन बताऊं फिर लफड़ा उतना हो, इससे बढ़िया तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो जाएगा। तुम सीधे डेफिनेशन से नाम जाने हो, नाम से डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। अब कर्व्ड इनवर्ड यानी सीधे कॉनकेव, याद भी रहेगा। कर्व्ड आउटवर्ड यानी कि कॉन्वेक्स। एक याद रह गया केव मतलब, तो दूसरा वाला अपने आप याद रहेगा। बात समझ में आ गई ना? अब इसके कुछ कुछ होंगे, ध्यान से समझना, उपयोगिता। तो दोनों को मैं अलग अलग बना लेता हूँ। पहले एक हो गया कॉनकेव, बना लेता हूँ पहले कॉनकेव। ये हो गया कॉनकेव, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। हमको ऐसा लग रहा है कि मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है। पहले एक का दिखा देता हूँ, नहीं कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, ये हो गया कॉनकेव। ठीक, यानी अंदर की तरफ झुका हुआ, कर्व्ड इनवर्ड। तो कर्व्ड इनवर्ड बोलने का मतलब है कि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इधर वाला होगा। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, गुफा के अंदर जा रहे हो ना, तो अपने आप को लाइट मानो, तो लाइट अंदर जाएगी ना ऐसे, तो इस सरफेस से टकराएगी। यानी पीछे वाला सरफेस कैसा होगा? पॉलिश्ड होगा। पीछे वाला सरफेस कैसा होगा? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं है? पीछे वाला सरफेस कैसा होगा? पॉलिश्ड होगा। ठीक, तो लाइट का रिफ्लेक्शन इस सरफेस को। क्लियर हो गया? अब एक एक चीज़ ध्यान से सुनना कि ये जो तुम पूरा कर्व सरफेस लोगे, इसका कोई ना कोई सेंटर तो जरूर होगा। ये जो पूरा कर्व सरफेस लोगे, इसका कोई ना कोई सेंटर, इस सेंटर को जानते हो क्या कहते हैं? पोल। इस सेंटर को क्या कहते हैं? पोल। इस सेंटर को क्या कहते हैं? अब मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनना। और रिप्रेजेंट करते हैं पी से, रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ध्यान से एक एक चीज़ सुनना। तो पी क्या है? पोल क्या है? जो भी हम कर्व सरफेस लेंगे उसका कोई ना कोई सेंटर
अवश्य होगा। जो भी हम कर्व सरफेस लेंगे उसका कोई ना कोई सेंटर ज़रूर होगा, और उसी सेंटर को हम लोग क्या कह देते हैं, पोल, यानी कि P। क्लियर हुआ ये चीज़? हम मानते हैं कि पोल से एक इमेजिनरी लाइन गुजर रही है। क्या मानते हैं? कि पोल से एक इमेजिनरी लाइन गुजर रही है। हमने एक पोल से इमेजिनरी लाइन को पास करा दिया। इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? तो याद रहेगा ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है। क्या है? हम अपने एप्लीकेशन के लिए इसको माने हैं। अभी आगे एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो अपनी एप्लीकेशन, अपनी सुविधा के लिए हम एक प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसा लाइन इमेजिन करते हैं जो किससे पास होता है? पोल से पास होता है। जो किससे पास होता है? पोल से पास होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया? पक्का? अब मेरी बात एक कायदे तरीके से सुनना कि ये जो कर्व हम लोग लिए हैं, ये स्फीयर का ही तो पार्ट है। ये स्फीयर को काट दिया तो इतना ले लिए, तो पूरा स्फीयर अगर हम बनाते तो पूरा स्फीयर तो ऐसे बनेगा, ऐसे रहा होगा पूरा स्फीयर, रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो इस स्फीयर का कुछ सेंटर रहा होगा, इस स्फीयर का कुछ सेंटर रहा होगा कि नहीं रहा होगा? ये हो गया उस स्फीयर का, मान लेते हैं सेंटर, जिसको हम C बोल देते हैं। तो ये जो इस स्फीयर के लिए सेंटर रहा होगा, वो इस कर्वेचर के लिए तो बदलेगा नहीं, वो इसके लिए तो भी तो यहीं रहेगा, इसके लिए तो बदलेगा नहीं। इस C को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि C, यानी कि C। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम R से डिनोट करेंगे। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? R से। डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा अब तुम लोगों को खुद ही याद रहना चाहिए इतना डेफिनेशन, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हूँ, कुछ भी इसमें रट्टाफिकेशन नहीं चल रहा है। बात समझ में आ रही है? इस पूरे कर्वेचर का एक सेंटर होगा कि नहीं होगा? उस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे? पोल से एक हम मान लेते हैं कि इमेजिनरी लाइन पास होती है, उसको क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये कर्वेचर जो हम लोग लिए हैं, ये जो कर्व लिए हैं, ये जो स्फेरिकल सरफेस लिए हैं, वो स्फीयर का ही तो पार्ट है। उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इसके लिए तो बदलेगा नहीं, इसके लिए वही सेंटर होगा। तो वो सेंटर क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ, यानी कर्वेचर का सेंटर, कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल R से। इतनी चीज़ें क्लियर हुई? पक्का? पक्का हो गई क्लियर? ठीक, तो मैं इसको एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूँ कुछ एप्लीकेशन बताने के लिए। ठीक है, बताओ जल्दी से। ये कॉनकेव कैसे पता चला? ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर यही मिरर में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता तो ये कॉन्वेक्स हो जाता। उदाहरण के तौर पे ये, अगर हम यही पॉलिश कर दे रहे हैं ये चीज़, तो अब इसका आउटवर्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गया, तो ये कौन सा मिरर हो गया? ये कॉन्वेक्स हो गया। क्लियर हुआ ये चीज़? फिर से ये हो गया क्या? पोल। सटासट बताओ। ये एक इमेजिनरी लाइन जा रहा है, क्या हो गया ये? क्या बात, क्या बात। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस। ठीक, ये हो गया क्या? C, सेंटर ऑफ, हाँ ठीक, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस, ठीक, यानी R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इम्पोर्टेंट बात ध्यान से समझना। चालू नहीं है क्या? मैं चालू है। ध्यान से देखो एक चीज़ अच्छे से, कोई भी लाइन, ध्यान से समझना बात को,
कोई भी लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, कितनी भी लाइन हो जाए, कितनी भी लाइट की लाइन हो, कितनी भी इंसिडेंट लाइट हो, कितनी भी रे ऑफ लाइट हो, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये मान लो कोई लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। बहुत कई तरीके से सुनना है, कोई भी चाहे कितनी भी रे ऑफ लाइट हो, अगर वो आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो सारी रे ऑफ लाइट टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट से पास होंगी, एक ही पॉइंट से। ध्यान से सुनना, जैसे पहली लाइट ये है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, टकराने के बाद कहाँ से पास हुई, इस पॉइंट से पास हुई। मान लो दूसरी कोई रे ऑफ लाइट बना देते हैं हम, और वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दूसरी कोई रे ऑफ लाइट बना लेते हैं, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, तो वो भी टकराने के बाद कहाँ से पास होगी, उसी पॉइंट से पास होगी। याद रखना, किस पॉइंट से पास होगी, उसी पॉइंट से पास होगी। प्रिंसिपल एक्सिस तो वो करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। नहीं हाँ। प्रिंसिपल एक्सिस वो ठीक है, हाँ ठीक है ना। ठीक है। और मान लो कोई तीसरी लाइट, तुम कहो कि तीसरा नीचे से कोई लाइट नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी? अगर ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये तीसरी लाइट भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो टकराने के बाद उसी ही पॉइंट से पास होगी। ठीक है, यानी जितनी भी रे ऑफ लाइट, कितनी भी रे ऑफ लाइट तुम बना लो, चाहे जितनी भी रे ऑफ लाइट बना लो, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, तो वो सारी की सारी रे ऑफ लाइट एक ही पॉइंट से पास होगी। किससे पास होगी? एक ही पॉइंट से पास होगी, और उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस, यानी कैपिटल एफ। फोकस क्या बोलेंगे? फोकस कौन सा पॉइंट होता है जिससे सारी लाइट पास हो? कौन सी लाइट? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे। जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी वो फोकस से पास नहीं होगी। याद रखना, जो प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी भी लाइट पैरेलल होंगी, जितनी भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, सिर्फ वही फोकस से पास होंगी। क्लियर हुआ ये चीज़? यानी फोकस वह पॉइंट है जिससे सारी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं टकराने के बाद पास होती हैं। ठीक है, अब फोकस से लेकर के प्रिंसिपल एक्सिस तक की डिस्टेंस, फोकस से लेकर के प्रिंसिपल एक्सिस तक की डिस्टेंस को जानते हो क्या बोलते हैं? स्मॉल आर, अरे सॉरी पोल, क्या बोलते हैं? स्मॉल आर। फोकस से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को, फोकस से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर होता है, और इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? याद रहेगा ये चीज़? स्मॉल एफ बोला तो, अरे सॉरी यार, स्मॉल आर लिख दिया मैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, सॉरी, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, उसका क्या नाम है? फोकल लेंथ। बात समझ में आ रही है? फोकस से लेकर के पोल तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, हमेशा इसको याद रखना कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो हमेशा फोकल लेंथ के 2 गुना होगा। R इज इक्वल टू हमेशा 2f होगा दोनों के लिए, चाहे कॉन्वेक्स का ले लो चाहे कॉन्केव का ले लो, R इज इक्वल टू हमेशा 2f होगा। क्लियर हुआ ये चीज़? अब हम लोग कॉन्वेक्स पे यही चीज़ देखेंगे, तो कॉन्वेक्स पे तुम लोग धड़ाधड़ अपने से बताना, ठीक है ना? एक एक पॉइंट बताना, मैं बनाता हूँ, एक एक पॉइंट तुम लोग बताना, तो तुम लोगों का पॉइंट याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर कब्बों। ठीक है, कॉन्वेक्स का बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्वेक्स का पहली बात तो ये होगा, ये सरफेस पॉलिश्ड होगा, सही कह रहा हूँ मैं? ठीक। पोल कहाँ पे होगा? ठीक सेंटर पे होगा ना? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस इधर की इधर? इस साइड। जिस साइड रिफ्लेक्टिंग, हालांकि तुम पास कर सकते हो क्योंकि ये तो है इमेजिनरी। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, आर पार भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिफ्लेक्टिंग साइड यही होगा। रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं समझ रहे हो बात? इसमें एक चीज़ गौर करना बच्चा लोग, नहीं बहुत कन्फ्यूजन होगा भारी। क्या? ध्यान से सुनना।
पहले तो पॉइंट का नाम नोट ही कर लो जब नोट कर रहे हो तो। ये P हो गया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? लेफ्ट साइड। देखो कैसे याद रखोगे, एकदम ध्यान से समझो, ऐसे याद रखना। ये है स्फीयर, कैसे याद रखोगे इसको ध्यान से समझना। ये स्फीयर है, क्या है? ठीक है, इसका यही वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कॉनकेव था, यही वाला पार्ट तो कॉनकेव था, इसका सेंटर यहाँ पे होगा ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब ये है तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव के लिए आगे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कॉन्वेक्स के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। अब इस वाले का ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अरे सॉरी पॉलिश सरफेस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर के लिए कहाँ होगा? क्लियर हो रहा है? यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा इसके लिए? क्लियर हो रहा है बात? यहीं पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? पीछे होगा। इसीलिए मैं बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी या आर पार भी बना सकते हो। फिर से ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा कहाँ होगा? पीछे साइड होगा, बैक साइड होगा। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बाकी सब फिनोमिना वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी तक की डिस्टेंस हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रही बात? कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है, ये है कॉन्वेक्स के लिए। और ध्यान से सुनना, लेकिन रिफ्लेक्टिंग साइड इसका यही होगा, रिफ्लेक्टिंग साइड ये मत कर देना। तो कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, इसमें ध्यान से समझना, कोई भी लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी फोकस से तो पास होगी ही नहीं। फोकस से पास इसमें, क्योंकि तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चला जाएगा, कहाँ फोकस से पास होगा? देखो इंसिडेंट लाइट आया, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चला गया। सही कह रहा हूँ? दूसरी लाइट देखो, मान लो ये कोई दूसरी लाइट ले लेते हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चला जाएगा। नीचे से कोई लाइट ले लेते हो, ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चला जाएगा। बोलो सही बोल रहा हूँ ना? ये तो पास नहीं दिखते। तो इसको क्या करेंगे, जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, रिफ्लेक्टिंग वाला साइड जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे ये तब देखोगे कि यार सारा का सारा पॉइंट एक ही पॉइंट से सारा का सारा पास हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा महसूस होता है, कॉन्वेक्स मिरर में इट अपीयर्स दैट रिफ्लेक्टेड ऑल द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट ओरिजिनेट फ्रॉम फोकस। सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट लगता है कि फोकस से ही ओरिजिनेट हुई है, सारी की सारी। समझ रहे हो बात? रिफ्लेक्टेड लाइट क्या लगता है? फोकस से ही ओरिजिनेट हुई है। तो एक बहुत बड़ा अंतर पता चला कि कॉनकेव में सारा का सारा चीज़ जो आगे होता था वो कॉन्वेक्स में कहाँ हो जाएगा? सिवा रिफ्लेक्शन के, सिवा रिफ्लेक्शन के। क्लियर हुआ? और कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, फोकस से लेकर के इसमें भी पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ ही बोलेंगे। कोई दिक्कत? हो गया पक्का? अब आज के लिए इतना बहुत, थक भी गए हम। ठीक है, इतना काफ़ी आज के लिए।